बताओ बताओ सर क्वेश्चन था कि मतलब जो हाइट में एटम होता है। अब तक की कहानी इस प्रकार थी कि एटम जो कहा जाता था इंडिविजिबल है, अब वो इंडिविजिबल नहीं रहा। एटम कैन आल्सो बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, proton and electron. The nature of proton is positive and mass is 2000 times more than mass of electron. आप यहाँ पर zeros काउंट कर सकते हो, ये 27 है या 31, तो कौन बड़ा है 27 या 31? 27 बड़ा है, माइनस में छोटा बड़ा होता है। कितने जीरो का फर्क है? 28, 30, 4 जीरो, मतलब कि 2000 गुना भारी है प्रोटॉन। इसका प्रोटॉन बहुत भारी सी चीज है और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्की सी चीज है, लेकिन कुदरती रूप से दोनों का चार्ज एकदम बराबर है। तो एटम को भी अब तोड़ा जा सकता है। तो डाल्टन की वो थ्योरी जो वो कहता है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, वो गलत हो गई और एटम कैन डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन। तो अब साइंटिस्टों के सामने एक चुनौती आ गई भाई, साइंटिस्टों के सामने ये चुनौती आ गई कि एटम भी अंदर से कुछ बना है चीजों से, तो चीजें एटम के अंदर किस तरह से अरेंज्ड होंगी, कौन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा। इसका मतलब एटम अंदर से दिखने में जिसे हमने नहीं देखा आज तक, उसके अंदर दिखने में कैसा होता होगा। क्या छोटा चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साइंटिस्टों को यही चैलेंज एक्सेप्ट करना था और पता करना था एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है। इसका मतलब हमारे चैप्टर में नाम है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब शुरू होता है कि एटम का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता होगा। अब तक हमने एटम को जाना और ये जाना कि एटम किस चीज से बना है। अब हमारे सामने चैलेंज है एटम दिखने में कैसा होता है। तो ये आपको एक स्टोरी के मोड में सुना देता हूं मैं कि जब पुराने जमाने में कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी पे काम करता है तो वो अपने साथी साइंटिस्टों को पूरी दुनिया में पब्लिश कर देता है कि देखो ये मैंने खोज किया हुआ है, आपको इसमें कुछ कमी लग रही है, कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करो। मैं आपको इतने दिनों के बाद इतने तारीख को इस जगह पर आमंत्रित करता हूं, इनविटेशन दे रहा हूं कि आप आइए और अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्लीज मेरी हेल्प कीजिए कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। इसको साइंटिस्टों का कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस कहते हैं। क्या आपको पता है लंदन में एक सोसाइटी है जिसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन कहते हैं। इसमें साइंटिस्ट लोगों को अच्छे काम करने पे, नोबेल प्राइज मिलने पे उनको वहां पे मेंबरशिप मिलता है। मतलब कि वो बड़े खोज और रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं और विज्ञान की आगे बढ़ाते हैं। है कि नहीं? है कि अभी उस समय में आए नहीं है। जिस साइंटिस्ट ने अभी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है उसके स्टूडेंट ने न्यूट्रॉन की खोज की है। उनको बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय। तो बारी आती है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है तो हम बात कर रहे हैं कि जे थॉमसन ने भी इस तरह से सभी साइंटिस्टों को ब्लूप्रिंट भेजा, अपने एक्सपेरिमेंट के सारे डायग्राम सब भेजे। देखो हमने अपने एक्सपेरिमेंट किए और हमें पता चला है सबूतों से और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, अदालत के नतीजे पे
पहुंची है कि एटम जो है अब वो इंडिविजुअल नहीं है, वो भी डिविजिबल है, वो भी फर्क किसी से बना है। आपसे ये अनुरोध है कि कृपया अपना अपना राय दें और बताएं एटम अंदर से दिखने में कैसा होता होगा। आपके अकाउंट में $1 लाख भेज दिया गया है अनुसंधान करने के लिए, और अपनी अपनी थ्योरी जो है 6 महीने बाद आपने लिए, और हम सब एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब और डिस्कस करेंगे। तो फिर भाई 6 महीने बाद साइंटिस्ट पहुंचे होंगे और उन्होंने सारे के सारे अपने अपने मॉडल पेश कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम ही लोग साइंटिस्ट हो, सारे आप लोग भी हो भाई, आप लोग भी साइंटिस्ट हो मान लो, और आप लोग जो है आपको इमेजिन करो कि आपको एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता, और आपको अगर एटम की कल्पना करनी है तो आप एटम का क्या मॉडल देंगे, किससे इंस्पायर होकर देंगे, कैसा दिखता होगा? क्या आप मुझे उसका मॉडल समझा सकते हैं अपने शब्दों में? समझा सकते हैं? जैसे मैं तो सोचता है जैसे अकुल जी, डॉक्टर अकुल, डॉक्टर मृदुल फ्रॉम क्या मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ पार्टिकल साइंस हमारे सामने पेश हो रहे हैं एटम का अपना मॉडल लेकर। वो इस मंच पर आएंगे और एटम के मॉडल को जनता के सामने पेश करेंगे। डॉक्टर मृदुल आप आइए, ये मंच आपका होगा। अरे सर मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मैं सोचता है जैसे बायो में सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, वैसे ही वो जो एटम है उसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके पार्ट होते हैं अंदर। तो यही अरे आप किस चीज से इंस्पायर हो गए? डिस्क्राइब कर रहे हैं आप मुझे। सर सेल से। सेल से, यानी कि बिल्कुल जिस सेल से इंस्पायर हो गए। ठीक है, क्या किसी साइंटिस्ट को सेल के साथ एटम को कंपेयर करने में कोई आपत्ति है? क्या कोई आपत्ति है? लगता है आपको प्रिंटिंग के सारे मटेरियल नहीं पहुंचे। अकाउंट से पैसे रिवर्स हो जाएंगे। अब आप बैठिए। क्या कोई और वैज्ञानिक अपने एटम का मॉडल हमारे मंच पर आकर साझा कर सकता है? क्या शेयर करेंगे आप? हमारे सामने वो ऐसी चीज क्या है? अरे वो यहाँ से भी थोड़ा बोल लेते हैं। डॉक्टर 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 पॉइजन ह्यूमन बॉडी तो आप कौन की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा, आप हमें समझाइएगा। कैमरा जैसे कि मतलब एक ह्यूमन बॉडी बहुत से ऑर्गन से बनी है, तो वो वर्कआउट करती है आगे। जैसे बोला सेल का, तो सेल भी बहुत सारे ऑर्गन से बना है, वो वर्कआउट करता है। वैसे एक एटम भी ऐसे किसी ऑर्गन से उसके कोई पार्ट्स होंगे जिससे वो पूरा आगे कम्युनिकेट। तो आप एटम के मॉडल को किस चीज से इंस्पायर होके अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे एटम दिखने में कैसा लगता होगा, आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? बल्ब, पंखा, दीवार, किस चीज से आप कंपेयर करेंगे? आप एटम को ऐसे सोच सकते बस थोड़ा बड़ा, लेकिन एटम के अंदर कुछ ऐसी चीजें जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर किस चीज से बना है? जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी को वर्कआउट कराते हैं। वैसे एटम के अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैकेनिकल चीजें जो एटम को काम करती हैं। बहुत बेहतरीन। आपने डॉक्टर क्या नाम है आपका? आप क्या एटम के मॉडल को शेयर करना चाहेंगे अपने शब्दों में? सोलर सिस्टम से इंस्पायर है। आइए आइए जरा आइए आइए, आप भी आइए। मंच आपका हुआ, साझा कीजिए अपनी
आइडियाज को। जैसे कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। हमने कभी नहीं देखा सर कॉपी वो ऐसे सोलर सिस्टम में भी सर हमने तो न्यूक्लियस ढूंढे ही नहीं सर। तो सारा ढूंढ के होगा आपकी कल्पना शक्ति क्या करेगी, आपको इमेजिन बीच में कुछ होना चाहिए तो सर है ना, तो सर सेल में हम न्यूट्रॉन चाय पैटीज खाने का वक्त आ गया। सर थोड़ा सा छोटा सा इस तरह से साइंटिस्टों के बीच एक ब्रेक टी टाइम होता होगा और इस तरह से साइंटिस्ट लोग एंजॉय करते हैं। क्या हमारे दर्शक जो वहां पे देख रहे हैं कैमरे के पीछे, क्या वो एटम का कुछ मॉडल शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? सर आप कहाँ हो? एक बच्चों सभी शांत हो जाओ। हो सकता है हमें अभी किसी की आवाज सुनाई देगी और कोई वैज्ञानिक, नन्हा वैज्ञानिक कोई अपना आइडिया शेयर करेगा। एटम दिखने में कैसा लगता होगा? एकदम शांत। की तरह। आपका नाम क्या है? आप हैं डॉक्टर? सर निखिल। डॉक्टर निखिल। डॉक्टर निखिल फ्रॉम क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उनके मॉडल को अपनी शब्दों में बयां करने जा रहे हैं, बताइए प्लीज। डॉक्टर निखिल, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो डॉक्टर निखिल, सिग्नल ठीक से आ रहा है? ये सन 2000 से लेके ये सन 1809 चल रहा है और यहाँ पर इंटरनेट की बहुत बड़ी परेशानी। सर मैं नेट सर आया, बिजली ठीक कर रहा तो वाईफाई बंद पड़ा। बोल रहे हैं डॉक्टर निखिल, बोलिए प्लीज। सर मेरा नेटवर्क नहीं है सर, सही से चल रहा, वाईफाई बंद पड़ा है, बिजली ठीक कर रहे हैं। हिंदुस्तान से जैसे सोलर सिस्टम में सन है वो एक्टिव पूरे सोलर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। वैसे ही एटम में जैसे चीज होती है तो एनर्जी की होगी, पूरे एटम को काफी वर्क करे वो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है जो कंप्लीट करते हैं सोलर सिस्टम को। वैसे एटम में ऐसे मैकेनिज्म होगा जो पूरे एटम को कंप्लीट करेगा। 2 मिनट बर्बाद किया। आगे हम एटम के मॉडल की तरफ आते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग देशों से आए उच्चतम और न्यूनतम वैज्ञानिकों ने अपने अपने आइडिया को साझा किया। किसी ने बकरी से इंस्पायर होके, किसी ने इंसान के इंटेस्टाइन से इंस्पायर होके मॉडल दिया, लेकिन किसी का मॉडल जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनके बीच जिस वैज्ञानिक ने अपना मॉडल दिया वो थे हमारे जे थॉमसन। तो याद रखना, अगले वैज्ञानिक का नाम लिखने जा रहा हूं, जे थॉमसन। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और जिंदगी में आज के बाद कभी जिंदगी में पूछा जाए एटम डिस्कवर बाय, तो हम बोल देंगे क्या बोलते हैं वो, डेमोक्रेटस। लेकिन फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इज गिवन बाय एटम का पहला मॉडल किसने दिया तो बहुत लोगों ने, एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना, एक्सेप्ट भी होना चाहिए ना। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इज गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जी कहते हैं कि उनके ख्याल से एटम एक स्फीयर है। एटम का शेप एक स्फीयर है, हर एक एक वजन तरबूज के जैसा। इसलिए बोला क्योंकि स्फीयर शेप जो है नेचर का सबसे सिमेट्रिकल
शेप माना जाता है। क्यूब, कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोई भी शेप हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से एटम स्फीयर होना चाहिए, बिकॉज एटम जो है सबसे सिमेट्रिक शेप होगा, पहली बात। दूसरी बात, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर, ये भी तो होता है सवाल। इन्होंने कहा नहीं, सॉलिड स्फीयर। अच्छा ठीक है, अगर एटम में केवल 2 ही हिस्से हैं तो स्फीयर कौन सा हिस्सा है? उन्होंने कहा एटम का जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज से बना है। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, एटम इज पॉजिटिव चार्ज। पहला लाइन नहीं है, ज्यादा बड़ी लाइन भी नहीं है। पहली लाइन में ये बताया, एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इन विच negative charged electrons are negatively charged electrons are in which negative charged electrons are, एक देखो शब्द कितना प्यारा सा है, EMBABED, स्पेलिंग सही है? एम्बेडेड, हाँ, एम्बेडेड इन, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इमेजिन करो जिसके अंदर एक वर्ड और भी लिखें, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट यूनिफॉर्मली, यानी कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन अंदर धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो लोगों ने बोला कैसे इमेजिन करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो कि उनका मॉडल फेल हुआ है। उन्होंने बोला he compared the model of atom with watermelon। इसका मतलब जे थॉमसन को वाटरमेलन से इंस्पिरेशन मिला है, जिसको हम प्लम पुडिंग भी बोल देते हैं, यानी कि कंपेयर विद वाटरमेलन। वो कहते हैं कि वाटरमेलन 2 तरह के होते हैं ना, एक ग्रीन डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन अलग नहीं, मैं पूरा डार्क ग्रीन वाला वाटरमेलन इमेजिन कर जो आता है, उसका ग्रीन वाला हिस्सा हटा, सिर्फ लाल हिस्सा रह जाएगा। He compared the structure of atom with watermelon. The red pulpy portion is considered as protons. The red pulpy watermelon का वजन है, वजन वो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई वजन होता ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने वाटरमेलन से बोला कि वाटरमेलन में जो रेड पल्पी पोर्शन है उसको मान लो एटम है असली में, और अंदर जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल ये है कि सर पपीता क्यों नहीं कहा, पपीता बोलो ना सर, पपीता क्यों नहीं बोला? एप्पल भी तो बोल सकते थे, एप्पल में क्या फर्क है? देखो भाई, पपीते में पूरा पल्पी पोर्शन एक जगह पे और सारे सीड्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, हॉलो भी होता है, लेकिन सारे सीड्स एक जगह इकट्ठे होते हैं ना। वाटरमेलन इसलिए बोला कि वाटरमेलन कहीं से स्लाइस था, तो बीज हमेशा बराबर फैले होते हैं। मतलब कि अगर सर्दी आ जाए तो दिमाग से वाटरमेलन डिलीट हो जाएगा। कैसा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटरमेलन से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि उसके सीड्स यूनिफॉर्मली पूरे तरबूज में फैले होते हैं। नफरत होती है हमें खाते वक्त, लेकिन कभी-कभी वो भी काम आ गया वाटरमेलन। इस दोनों ही कंपेयर्ड, साथ में उन्होंने पुडिंग्स के साथ भी कंपेयर किया। प्लम पुडिंग नहीं होता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कपकेक और पुडिंग में क्या फर्क है? कपकेक में सिर्फ केक ही होता है, अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं होता है। पुडिंग में अंदर ड्राई फ्रूट हो जाता है बस। इसका मतलब ड्राई फ्रूट जो अंदर फंसे हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया और पूरे कपकेक को प्रोटॉन बोला। सेकंड पॉइंट क्या बोला?
तो बच्चों आपको एटम का मॉडल किसके नजरिए से, किसके अखियन के चश्मे से, जे थॉमसन के अखियन के चश्मे से आपको एटम समझ आया या नहीं? यस सर। तो साइड में पॉइंट ये बोला बच्चों समझ आया या पॉइंट की नहीं? भी एग्जांपल ले सकता था। In which negative मेरे पास charge आ रही है? are embedded in it. Uniform. ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। यहाँ पर मेरे पास first आ रही है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो काफी हद तक लोग उसे फॉलो करते रहे और मानते रहे, इसलिए नहीं कि एटम सच में वैसा दिखता होगा, जबकि एटम को तो अब तक किसी ने देखा ही नहीं है और वो मॉडल भी पूरी तरह से काल्पनिक है, तरबूज से इंस्पायर होकर मॉडल बना है, किसी ने अब तक देखा नहीं है, फिर उसको सब मान क्यों रहे हैं? क्योंकि वही एक मॉडल था जिसने सभी साइंटिस्ट लोगों के को सेटिस्फाई किया था, और वही मॉडल एटम को न्यूट्रल साबित कर रहा था, क्योंकि प्रोटॉन में प्लस और माइनस बराबर फैले हुए थे, तो एटम पूरी तरह से न्यूट्रल था। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने की वजह से वो एटम सबके द्वारा मान्यता मिली उसको। लेकिन कुछ समय के बीतने के बाद जे थॉमसन का स्टूडेंट, इसका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसका नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक चीज पर काम कर रहा है। उसको जिस चीज पर काम कर रहा है वो चीज का नाम है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उनके अंदर से रेडिएशन निकलते हैं। ये रेडिएशन 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये सिंबल है भाई, देख लो पहचान लो, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा रेडिएशन की खासियत है कि उसका मास होता है 4, बीटा का मास 0, गामा का मास 0, इसमें कोई मास नहीं। अल्फा की बात करें चार्ज की, इसका चार्ज होता है +2, बीटा का चार्ज -1, गामा का मास 0। मतलब अल्फा और बीटा 2 चार्ज रेडिएशन है, जिसमें प्लस चार्ज है और एक में माइनस चार्ज है। एक का मास 4 AMU मतलब हीलियम एटम के बराबर है, और बीटा का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, यानी 0। लेकिन गामा एक ऐसा चीज है जिसमें ना कोई चार्ज है ना मास है। एक बच्चा कुछ पूछ रहा, देखते हैं क्या लंबा चौड़ा डायलॉग मार के भेजा है। हमारे समक्ष शिवानी कुमारी S नंबर 656 टू एवरीवन, यानी हम सबसे पूछ रहे हैं, नाम चेंज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। चेर्नोबिल में बड़े ज्यादा साल पहले ब्लास्ट हुआ था, तक वहां की हर एक चीज में रेडिएशन थी, ज्यादा ही है कि अगर टच किया तो कैंसर हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। सही बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह की पार्टिकल रेडिएशन एमिट होते हैं न्यूक्लियस में से। इनका नेचर है, इन सबसे खास चीज है इनकी स्पीड। अल्फा की स्पीड 1% ऑफ लाइट है, मतलब कि मैं अगर भाषण ना मारूं तो उसकी स्पीड 3 × 10⁻⁶ मीटर/सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। बीटा की स्पीड 90% ऑफ लाइट है, मतलब कि मैं बात करूं ये 10% होना चाहिए, 7 है, ये 3 × 10⁻, नहीं सही बोला था, 6 है, ये 7 है, और ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो देखो किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है? गामा की स्पीड सबसे ज्यादा है। तो पेनिट्रेशन का मतलब क्या है ये सुन लो भाई।
पेनिट्रेशन का मतलब है अगर इन रेडिएशन सामने कोई चीज रख दी जाए तो क्या उस चीज के आर पार घुस सकते हैं? तो जवाब है हाँ। गामा का हाईएस्ट होता है, गामा का पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के शरीर के 1 मीटर अंदर तक जा सकता है। यानी 2 इंसान अगर साथ साथ खड़े हो गए 3 भी तो उनको आराम से भेद के चला जाएगा। गामा इतना पावरफुल होता है, कहते हैं कि हमारे अंदर घुस के हमें कैंसर कर देता है गामा। बीटा नाजुक कली है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम तक ही जा सकता है, 1 सेंटीमीटर मोटे एल्यूमिनियम को पार कर सकता है। लेकिन अल्फा अल्फा जो होता है एकदम नजाकत से भरा है, वो तो एक पेपर को भी पार नहीं कर सकता। हाँ 1 मीटर एयर में जा सकता है, एयर में हवा में ही 1 मीटर जाके बस करो थक गया ऐसे बोल सकता है। कौन? अल्फा। तो ये अल्फा की भाई बात, तो ये इनका नेचर मैंने बताया। अल्फा का पेनिट्रेशन पावर लो इसलिए क्योंकि स्पीड भी कम है, मास भी ज्यादा, कोई सब चीजें एकदम भारी सा, ये ज्यादा जा नहीं सकता बस स्पीड भी कम है। मतलब ये तो भी पॉइजनस है, पॉइजनस है, गामा पॉइजनस है ना, ये बहुत भयानक है, कैंसर कर देता है। बीटा का कुछ नहीं बोल सकते भाई। तो हमारे रदरफोर्ड साहब को अल्फा का पेनिट्रेशन स्टडी करने का मौका मिला। किसके? इधर 1 किलो लेके आओ 0. हाँ लेके आओ, तो तौलो उसको, मास निकालो, वॉल्यूम निकालो। ये है भाई रदरफोर्ड साहब। मैं आज की पढ़ाई ये भी स्थगित करता हूं और अगले पढ़ाई में मैं आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने कैसे गलती से कर दी और अपने टीचर जे थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया। क्या जिंदगी है एक साइंटिस्ट के लिए अगर वो अपने ही टीचर को फेल कर दे।